अस्सलाम वालेकुम मेरे एग्जाम वॉरियर। बाहर ईद का चांद नजर आ गया है, हर तरफ ईद की खुशियां है। लेकिन मेरे एग्जाम वॉरियर, क्या आपके दिल को सुकून है? क्या तुमने अपने सारे सिलेबस को खत्म कर लिया है? वो जो तुम्हारे चैप्टर वो पेंडिंग रह गए थे, क्या तुमने खत्म कर लिए? वो जो अब तुम्हारे दिल में जो 7 दिन का जो खौफ था कि 6 से 7 8 दिन रह गए मेरे पेपर में, क्या तुमने अपनी सारी तैयारी कर ली है? अब तुम बताओ, इस सारे खौफ में क्या तुम्हें ईद की खुशियां मनाने दे रहा है? मैं जानती हूँ कि तुम इस टाइम क्या फील कर रही हो, कि तुम इस टाइम ईद मनाओ या पढ़ाई करो। आपकी जो एग्जाम सिस्टर ना आपको चांद रात के मौके में एक ऐसा ईद गिफ्ट देगी ना, जिसे तुम्हें अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपके लिए एक ऐसा स्टडी प्लान ले आई हूँ कि तुम लास्ट 7 डे में इसको फॉलो करते हुए ना सिर्फ अपनी ईद को भी मनाओगे, बल्कि अपने तमाम सिलेबस को कवर करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी गेन करोगे। इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। अगर तुम्हें मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो। वीडियो को स्किप कर करके देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। इसीलिए बेटर एक्सपीरियंस के लिए तुम इसकी 1.5x स्पीड कर सकते हो, स्किप करने की बजाय। अब बात करते हैं उन तमाम प्रॉब्लम की जो इस टाइम तुम फेस कर रहे हो। सबसे पहले तो ये कि अब तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, इतने कम टाइम में अपना सिलेबस मैं कैसे खत्म करूंगा। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है माउंटेन ऑफ सिलेबस, यानी कि तुम्हें अब अपना सिलेबस पहाड़ की तरह लग रहा है और जितना मर्जी तुम पढ़ लो वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद फेयर एंड एंजाइटी, अब पेपर पास आ गए, तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो, नर्वस हो गए हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा, जो तुमने पढ़ा है वो भी तुम भूल जा रहे हो। ठीक है। उसके बाद कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ये तुम्हारे पास मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, बुक्स, बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं अब कौन सी किताब से पढूं, कौन सा गेस्ट पेपर लूं। इस टाइम तुम बस एक ही सर्च कर रहे हो बार बार नेट के ऊपर, गेस्ट पेपर गेस्ट पेपर। वो जो तुम्हारे पास मॉडल पेपर बुक्स तुमने ली थी, हेल्पिंग बुक, उसका अब तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। लेक ऑफ डिसिप्लिन, सबसे बड़ी वजह ये, तुम सारा टाइम है ना अपना वेस्ट करके निकाल रहे हो और कोई डिसिप्लिन के साथ स्टडी कर ही नहीं रही। इन तमाम प्रॉब्लम को तुम इस टाइम फेस कर रहे हो। यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम स्ट्रेस का, फियर का शिकार हो जा रहे हो। इन तमाम प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो है तुम्हारा माइंडसेट। वो ही दिमाग जो तुम्हें इस टाइम ये तो बता रहा है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, लेकिन तुम्हें ये नहीं बता रहा कि मैंने इस सिलेबस को कवर कैसे करना है। अभी तुम ना विक्टिम मोड में हो कि मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे टीचर नहीं अच्छे मिले, ये बहानेबाजी है। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम ये देखो कि मैंने सारा साल पढ़ा नहीं है। ये सब छोड़ दो। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि अपने आप को ये मूड, विक्टिम मूड से निकालो और एक्शन की तरफ ले जाओ। सिर्फ ये सोचो कि जो मेरे पास दिन बच गए हैं ना, इनमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस थोड़े से टाइम में किस तरह अपने सिलेबस को खत्म कर सकता हूँ? ठीक है? जब तक तुम अपने आप को इसी तरह रखोगे ना, इसी विक्टिम मोड में रहोगे, तब तक तुम अपने सिलेबस को कवर कर ही नहीं सकोगे। अब जो तुम्हारी करंट सिचुएशन चल रही है, वो ये है कि तुम डरे हुए हो, स्ट्रेस में हो, कंफ्यूज हो। ये तुम्हारी इस टाइम करंट सिचुएशन है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हें समझ आ ही नहीं रहा कि मैं पढ़ूँ क्या? जो तुमने पढ़ भी लिया वो तुम ऐसे फ़ील कर रहे हो कि मैं भूल गया। इस टाइम जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, तुमने अपने इस माइंडसेट को ख़त्म करके इस टाइम ये टारगेट जो तुम्हारा माइंडसेट है इसमें शिफ्ट करना, ठीक है? तुमने अब ये नहीं कहना कि मेरे से नहीं होगा, तुमने कहना है येस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मैं आने वाले जो थोड़े दिन रह गए हैं ना एग्ज़ाम में, मैं इतनी मेहनत करूँगा जितनी मैंने सारे साल में नहीं की थी, ठीक है? तुम कर सकते हो। तुम इस थोड़े दिनों में अगर तुम अच्छी तरह मेहनत करोगे ना और एक फोकस के साथ पढ़ोगे, तुम सारी इस सिचुएशन को कवर कर लोगे, सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा तुम्हारा और अच्छे मार्क्स भी गेन कर लोगे एग्जाम में। इसीलिए अभी कभी कमेंट कर दो, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मैं आने वाले जो दिन है ना, मैं उसमें अपने सारे सिलेबस को कवर कर सकता हूँ। कर दिया मैसेज? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। वो स्ट्रेस जो तुमने पढ़ा है ना, उसको भी खत्म कर रहा है। अब देखो, मसला है ये नहीं कि अब तुम्हें सब याद नहीं हो रहा सबक। मसला ये है कि जो तुमने पढ़ा है ना, वो भी तुम्हारा सबक यूँ है कि अब तुम्हें भूल रहा है। तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि मैंने जो लास्ट पेज में उसमें पढ़ा क्या था। जो स्ट्रेस है वो 40% जो आपने पढ़ा होता है उसे भी कम कर देता है। इसीलिए अब स्ट्रेस ना लो, अब एक्शन मोड में आओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब सिर्फ एक टाइम, यानी कि अब तुम्हें 4-4 घंटे की बजाय फ़ोकस के साथ स्टडी करने की ज़रूरत है। सिर्फ 1 घंटा निकालो, फ़ोकस के साथ स्टडी करो।
और देखो इस तरह स्टडी करो कि तुम्हें लगे कि कल मेरा पेपर है और मैंने देने जाना, और इस टाइम मेरा सिर्फ एक ही फोकस है कि मैंने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। हर काम को छोड़ दो, सिर्फ तुम्हारा इस टाइम टारगेट स्टडी स्टडी और ओनली स्टडी ही होना चाहिए। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अपना सारा सिलेबस कवर करो। इसीलिए अब हार्ड स्टडी नहीं, तुम्हें जो है स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। यानी कि तुमने अब सारा सिलेबस कवर नहीं करना, वो करना है जो सिर्फ तुम्हारे पेपर में आएगा। यानी तुमने अपनी स्टडी के हाई वेटी चैप्टर निकालने हैं, अपने जो लेसन है, जो सब्जेक्ट है, और वो पढ़ने हैं। तुमने देखना है कि जो मेरा सिलेबस है ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने कौन से चैप्टर में से आ रहा है। सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर करना है जिसमें से तुम्हारा 80% सिलेबस आएगा। फिर तुमने मीडियम वेटेज चैप्टर करना है, जो लो वेटेज चैप्टर है ना वो तुम्हारा लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब तुम ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हो जिसमें से सिर्फ 3 से 4 मार्क्स का पेपर आएगा, तो कोई फायदा नहीं। सबसे पहले हाई वेटेज, फिर मीडियम और फिर लो वेटेज चैप्टर पढ़ो। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आओ। देखो हाई वेटेज जो चैप्टर है ना, वो तुम्हारे सिलेबस का 80% कवर करते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अभी तक हाई वेटेज चैप्टर का नहीं पता ना, तो अभी के अभी मैंने व्हाट्सएप चैनल बना दिया, उसका ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसमें मैं तुम्हें सारी डिटेल दे दूंगी कि कौन से हाई वेटेज चैप्टर है, कौन से तुम्हें चैप्टर करने हैं, कौन से नहीं करने, तुमने इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कौन से एमसीक्यूज और कहाँ से आएंगे। इसीलिए अभी के अभी जो है व्हाट्सएप चैनल को जो है फॉलो कर लो जाके, ताकि तुम्हें सारी अपडेट टाइम टू टाइम वहां मिलती रहे। अब देखो तुमने ना कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना, कोई भी न्यू स्टडी नहीं करनी। जो तुमने पढ़ा है ना वो इनफ है। अब जब भी तुम न्यू स्टडी करोगे ना, जो तुमने पढ़ा है वो भी तुम्हें भूल जाएगा। अब जो तुमने पढ़ा है ना उसके सिर्फ जो तुमने करनी है वो है रिवीजन। ठीक है, अब तुमने सिर्फ जो करनी है वो रिवीजन है, नया चैप्टर नहीं पढ़ना। जो पढ़ा होगा वो भी तुम्हें अब भूल जाएगा। सिर्फ रिवीजन और ओनली रिवीजन करनी है। जो पढ़ा, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा अच्छी तरह सिलेबस कवर हो जाएगा। अब देखो जो तुम्हारा एग्जाम है ना, उसमें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 550 मार्क्स है। ठीक है, साइंस स्टूडेंट के, और ये आर्ट्स स्टूडेंट के थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, और कंप्यूटर के। देखो जो तुम्हारे मार्क्स है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो 300 मार्क्स का होगा। जो तुम्हारे साइंस सब्जेक्ट है वो 250 मार्क्स का होगा। यानी इन दोनों को मिला के तुम्हारे टोटल जो है वो 550 मार्क्स बनते हैं। और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे तुम आर्ट का स्टूडेंट हो, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये साइंस की बुक्स है। लेकिन चाहे तुम आर्ट के हो या साइंस के हो, सब स्टूडेंट ने ये जो कंपलसरी बुक्स है ये सबने 4 के 4 पढ़नी ही है। और तुमने इन बुक्स को है जो इग्नोर नहीं करना। अगर तुमने इग्नोर कर दिया ना इन बुक्स को, तो तुमने अपने 300 मार्क्स को इग्नोर कर दिया। सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना इन्हीं सब्जेक्ट की है। सबसे पहले जो है वो इस्लामियत आ जाती है, और पाक स्टडी। ये 9th के लिए इस्लामियत है, अब तो आपकी पाक स्टडी है 100 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश आ जाती है 75 मार्क्स का, उर्दू आ जाता है, और ट्रांसलेशन यानी कि तुम्हारा तर्जुमतुल कुरान आ जाता है। देखो जी, पहली और लास्ट वाली बुक है, अगर तुम इन दोनों को अच्छी तरह कर लोगे ना, तो इन दोनों में से तुम 150 मार्क्स ले सकते हो। तर्जुमातुल कुरान के 90% स्टूडेंट जो है मेरे, वो 50 मार्क्स ले आते हैं आराम से। इसी तरह इस्लामियत के भी तुम अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तुम अगर अच्छी तरह स्टडी करोगे ना, तो तुम इसी तरह पास स्टडी में 80 मार्क्स ले आ सकते हो, 50 मार्क्स इसमें से। और इसमें अगर तुम पासिंग मार्क्स भी ले लो, तो तुम इसमें हाफ 50-50 मार्क्स भी ले आओ, तो तुम आराम से इसमें से 200 में से तुम 250 मार्क्स कंपल्सरी सब्जेक्ट से ले सकते हो। और ये तुम्हारे जो पेपर है उसकी आधी से भी ज्यादा वेटेज को कवर करता है। ठीक है, अब अब देखो जो तुम्हारा ये पेपर आएगा इन सब्जेक्ट में, वो तुम्हारा पेपर इन तमाम सब्जेक्ट का वो एक्सरसाइज में से आएगा। 50 से 60% जो तुम्हारा पेपर होगा ना, चाहे इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे तर्जुमातुल कुरान है, चाहे पाक स्टडी है। पाक स्टडी का तो 90% सिलेबस जो होता है ना वो एक्सरसाइज से ही आता है। तुम्हारा 50 से 60% सिलेबस हमेशा एक्सरसाइज से ही आता है। और तुमने इन जो सब्जेक्ट है ना इनकी एक्सरसाइज मिस नहीं करनी। अगर तुमने इनकी एक्सरसाइज को मिस कर दिया ना, तो तुम ज्यादातर अपने मार्क्स को मिस कर दोगे। इसी तरह जो अब साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसके आ जाती है मैथ। मैथ आ जाती है 75 मार्क्स की, फिजिक्स आ जाती है 60 मार्क्स की, केमिस्ट्री आ जाती है, और इसी तरह बायो। ठीक है, इन सबको मिला के आपको 225 मार्क्स का पेपर इन 4 सब्जेक्ट से आना है। ठीक है, और इन 4 सब्जेक्ट के में अगर तुम ज्यादा नहीं,
एक्सरसाइज को ही क्लियर कर लो तो तुम अपने 30 से 40% मार्क्स ले सकते हो। यानी अगर तुम एक्सरसाइज ही कर लो ना तो 250 में से तुम 120 मार्क्स इजीली ले सकते हो। ओके, और उसके बाद तुम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू जो प्रीवियस गेस्ट पेपर तुम अगर कर लो ना फॉलो, आराम से तुम 150 से अबव मार्क्स ले आ सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारी इसमें स्टडी नहीं है, अगर तुमने अच्छी तरह पढ़ा है तो तुम फिर भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इसीलिए अभी ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हें हर बुक का गेस्ट पेपर दे दूंगी जिसे फॉलो करके तुम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे। इसके बाद जो है बायो में अक्सर जो ज्यादातर मार्क्स आते हैं वो डायग्राम के ऊपर डिपेंड होते हैं, एमसीक्यूज भी उसके रिलेटेड आती है। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्शन, इसको तुम इग्नोर कर ही नहीं सकते। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल फार्मूलाज यूनिट इसके ऊपर ही तुम्हारी फिजिक्स से डिपेंड है और इसमें से ही तुम्हारे ज्यादातर एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। मैथ में तुम्हारा थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ में डेफिनेशन, देखो मैथ में डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर के 22 मार्क्स 22 से 25 मार्क्स जो है वो सिर्फ तुम्हारे मैथ के डिफाइन करके और थ्योरम कर लो तो तुम 35 मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, और जो कंप्यूटर है उसमें तुमने सिंटैक्स और लॉजिक करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। तुम जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी बना लो, जितना मर्जी फॉलो कर लो किसी भी चीज को, जब तक तुमने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया ना, तुम्हारा जो पड़ा होगा, जो तुमने काम करना है ना 2 से 3 दिन में, वो ही तुम्हारा 5 से 7 दिन में भी नहीं खत्म होगा। अगर तुमने अपने टाइम को मैनेज ना किया ना, तुमने जितना मर्जी पढ़ा हो पेपर में अच्छे मार्क्स गेन ही नहीं कर सकते जब तक तुमने पूरा पेपर लिखा ही नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तुमने इसको वेस्ट नहीं करना। तुम्हारा एक एक जो मिनट है ना, इस टाइम वो लाखों करोड़ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तुम्हारा ये लास्ट जो डेज रह गए ना, इसके ऊपर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो बना दी है जिसे फॉलो करते हुए तुम नेक्स्ट जो डेज है उसमें अपने टाइम को मैनेज कर सकोगे और अपने सारे सिलेबस को कवर कर सकोगे। इसीलिए अभी जो आई बटन है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो को जरूर देख लो और स्टार्ट नो अभी से स्टार्ट करो। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, स्टार्ट करो अभी के अभी। अब वीडियोस देखना, गेस्ट पेपर देखना बंद कर दो और अभी से स्टार्ट करना शुरू करो और अपना सारा सिलेबस को कवर करो। मिलते हैं टाइम मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।